हेलो एंड वेलकम टू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोगों ने टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ा था और टाइगर के बारे में पढ़ा था, टाइगर के प्रकार पढ़े थे। इसके बाद हमने आपको कौन से विलुप्त हो गए हैं, यानी ए टू जेड मैंने आपको सारी जानकारी दी थी, ठीक है ना। तो बेसिकली आप लोग हाथी रिजर्व और टाइगर रिजर्व एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन हम लोगों ने लगभग पौन पौन घंटे के यानी 45 मिनट के दो टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे। मैंने आपको टाइगर के बारे में बता दिया और टाइगर रिजर्व बता दिए, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हाथी रिजर्व पर। तो अभी तक भारत में कुल कितने हाथी रिजर्व है बच्चों? तो आपका आंसर आएगा 33। जो 33वां हाथी रिजर्व है वो आपका उत्तर प्रदेश का बनाया गया, जिसको कहते हैं तराई हाथी रिजर्व, ठीक है। तब उत्तर प्रदेश में आपके दो हाथी रिजर्व हो जाएंगे, एक आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व और एक हो जाएगा आपका तराई हाथी रिजर्व। बात समझ में आ गई है? तो आज हम लोग एलिफेंट के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं, है ना। लगभग मान के चलिए 2 घंटे के आसपास तो मुझे लिखते लिखते हो गया, है ना। अब लगभग लिखने से आसानी ये हो जाती है कि लगभग जो 3-4 घंटे का टॉपिक होता है वो 1 घंटे या 45 मिनट के आसपास ही समाप्त हो जाता है और समय बचता है और काम भी जल्दी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाथियों का संरक्षण। मानव वन्य जीव संघर्ष में हाथियों को बचाने के लिए जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उन्हीं पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई, हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। तब तक मैं आपको 2-3 प्रश्न पूछता हूं, चाहे तो गूगल कर लीजिए वरना इसका आंसर भी दे दीजिए। पहला कि अंतरराष्ट्रीय हाथी दिवस या विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, और विश्व हाथी दिवस के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया था जिसके तहत वर्तमान में हाथियों की संख्या, हाथी की जनगणना, कितने हाथी दुर्घटना में मर जाते हैं, ये सारा डेटा उसी पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। हम लोग यहां पर बात करते हैं हाथी संरक्षण की। तो हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई थी, जिसके तहत केंद्र सरकार का उद्देश्य था कि हम हाथियों को बचाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे, तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे, साथ ही साथ जो भी अधिकारी होंगे वन विभाग के उन अधिकारियों को प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी देंगे कि कैसे हाथियों को कब्जे में लिया जा सकता है, कैसे हाथियों को बहलाया और फुसलाया जा सकता है ना। क्योंकि जब हाथी पागल हो जाएगा तब तो आप उसके आगे चींटी जैसे लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो केंद्र सरकार ने 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत करी और हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के साथ साथ, है ना, उनके आवास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ साथ अधिकारियों को प्रशिक्षण भी देने की बात कही। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो हाथी परियोजना है वो किस पर लागू होती है? ऑप्शन में रहता है पालतू हाथियों के लिए, या फिर जंगली हाथियों के लिए, या फिर दोनों के लिए, है ना, या फिर विश्व में जितने भी हाथी हैं उन सभी के लिए। ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपका सही आंसर क्या होगा? जंगली और पालतू दोनों के लिए। तो हाथी परियोजना का उद्देश्य मैं अभी आपको समझा देता हूं, बाकी 8 उद्देश्य मैंने आगे लिख रखे हैं, उसको 1 बाय 1 समझेंगे। आप तो जानते हैं हाथियों को हम लोग क्यों मारते हैं, या भी जो भी शिकारी होते हैं वो हाथी को क्यों हत्या करते हैं? सिर्फ उनका दांत पाने के लिए, है ना। तो हाथी के दांत का अवैध व्यापार किया जाता है, बात समझ आ रही है। तो उसके लिए हाथियों को मारा जाता है। इसके बाद हाथियों की जो आवास स्थल है वहां पर हम लोगों ने अपनी भूमि कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया है, यानी हाथी की आवास को हम लोगों ने कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया है। तो अब हाथी कहां पर जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, वो तुम्हारे घर में आएंगे, है ना। फिर इसके बाद जो ट्रक चल रहे हैं, है ना, और जो मोटरसाइकिल चल रही है उन्हीं के बीच में हाथी आके खड़े हो जाते हैं, जिससे दुर्घटना हो जाती है। तो यही तो है मानव वन्य जीव संघर्ष, यानी यहां पर लिख लेंगे मानव हाथी संघर्ष। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा हाथी परियोजना वर्तमान के 28 राज्यों में से कितने राज्यों में चल रही है? तो आप कहेंगे 16 राज्यों में। तो हाथी परियोजना अभी तक कितने राज्यों में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है? तो आप कहेंगे 16 राज्यों में किया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? हाथियों की आबादी को सुरक्षित करना, हाथियों के आवास को सुरक्षित करना और हाथियों की सुरक्षा करना, ये सब आपके हाथी परियोजना के उद्देश्य हैं। अब क्वेश्चन है हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? तो वर्तमान में लगभग 27,875, अभी तक का डाटा मैं आपको बता रहा हूं। वर्तमान में लगभग 27,875 हाथियों की संख्या बताई जा रही है। अब तो और बढ़ रही होगी, है ना। ये 2018 का डाटा है, क्योंकि आप विकिपीडिया सर्च करेंगे तो इससे ज्यादा डाटा आप नहीं पाएंगे। तो हाथियों की संख्या लगभग 27,875 बताई जा रही है, जिसमें से लगभग 25% जो हाथी हैं वो आपको कर्नाटक में देखने को मिल जाएंगे, 6,000 से ज्यादा। तो सर्वाधिक हाथी आपको प्राप्त हो जाएंगे कर्नाटक में, दूसरे नंबर पे असम में, तीसरे नंबर पे केरल पे, चौथा
तमिलनाडु और पांचवा उड़ीसा। अब हाथी की आबादी कम क्यों हो रही है, तो कारण क्या है? मानव हाथी संघर्ष, हमने आपको बताया दुर्घटना हो रही है क्योंकि हम लोग उनकी भूमि पर कब्जा कर ले रहे हैं। हाथी आवास भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित कर दे रहे हैं। अवैध रूप से हाथियों का शिकार किया जा रहा है हाथी दांत के लिए। तो इन सब कारणों से वजह से क्या है, हाथी की आबादी कम हो रही है। चलिए अगली बात, तो मैंने बताया 1992 में जब केंद्र सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत की थी, 1992 में जब केंद्र सरकार ने हाथी परियोजना की शुरुआत की थी तो उस समय हाथियों की संख्या लगभग 15,000 थी, लेकिन वर्तमान में 27,875 से भी ज्यादा हाथियों की संख्या हो गई है। वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की सिफारिश पर, वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की सिफारिश पर सन 2010 में, है ना, जैसे टाइगर का जो लेवल है, टाइगर की जो जीवन प्रत्याशा है धीमे धीमे कम होती चली गई, है ना, भारत में बाघ धीमे धीमे कम होते चले गए, उसी की तर्ज पर हाथियों की संख्या में भी कमी आ रही थी। तो अब इस पर सावधानी बरतने के लिए वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने भारत सरकार से सिफारिश की कि क्यों ना हम लोग भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित कर देते हैं, ताकि लोगों में जागरूकता आएगी, वो जानने की कोशिश करेंगे और इसका शिकार करने से डरेंगे, क्योंकि इसके लिए हम लोग सख्त नियम बना देंगे। तो 2010 में वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की सिफारिश पर भारत सरकार के द्वारा 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया गया। और जिस प्रकार से हम लोग टाइगर को रिजर्व कर रहे थे, जिस प्रकार से हम लोग बाघ को संरक्षण प्रदान कर रहे थे, उसी की तर्ज पर हाथियों को संरक्षण प्रदान करने की बात कही गई। तो जैसे आपने सुना होगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन, है ना, अथॉरिटी का निर्माण किया जाता है, वैसे ही एलिफेंट की तर्ज पर, है ना, वैसे ही हाथियों की तर्ज पर नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया गया। तो यहां पे लिखा होगा आपने कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन किया गया। तो संशोधन करके, जैसे कि हम लोगों ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई थी ना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का निर्माण किया था, इसी की तर्ज पर राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण का निर्माण किया। ठीक है ना, तो नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी का गठन किया। और गठन करने के साथ साथ जिस प्रकार से हम लोगों ने टाइगर टास्क फोर्स बनाया था, उसी प्रकार से एलिफेंट टास्क फोर्स का गठन किया गया। एलिफेंट टास्क फोर्स क्या करेगा, है ना, कि जो भी हाथियों का व्यापार करेगा या फिर शिकार करेगा, है ना, उन सब की रिपोर्ट बनाएगा, सूचना उपलब्ध कराएगा, उन सबको पकड़ेगा, गिरफ्तार करेगा, न्यायालय में उपस्थित करेगा, या ना, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, विस्तार से हाथी परियोजना का उद्देश्य समझ लीजिए कि हाथी परियोजना के विस्तार से उद्देश्य समझ लेते हैं क्या क्या होंगे, क्योंकि पेपर में आ सकते हैं आपके, इसलिए मैंने पहले से लिख रखे हैं, आप जान ही गए उतनी देर से। पहला, हाथियों के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक और नियोजित प्रबंध रणनीतियों को विकसित करना, हाथी दांत का अवैध व्यापार पर रोक लगाना, शिकारियों से हाथियों को सुरक्षा प्रदान करना, हाथी आवास में घरेलू पशुचारण और इंसानी हस्तक्षेप या गतिविधियों को रोकना, है ना, जो हाथियों के आवास है वहां पर जो इंसान होगा वो अपने जानवर को चराने नहीं ले जाएंगे, और दूसरा ही इंसान होगा, गतिविधि का हस्तक्षेप जो होगा उसको भी हमें रोकना पड़ेगा। इसके बाद अगला 4 हो गया ना। पांचवा, हाथी प्रजनन केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए और हाथियों के लिए चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके बाद हाथी संरक्षण से संबंधित जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उनको बढ़ावा देना चाहिए और लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। अब लोगों को जागरूक बनाने के लिए हाथियों से संबंधित, है ना, सारी चीजें, लाभ और हानियां, ये सब बताने के लिए, हाथी हमारा दोस्त है, ये सब चीजें करने के लिए हम लोगों ने हाथी मेरे साथी अभियान भी शुरू किया था, है ना। तो हाथी मेरे साथी अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जनता को जागरूक करना, हाथियों के विषय में जानकारी प्रदान कराने के लिए। अभी हम लोग इस पर ही बात करेंगे, हाथियों के आवास और प्रवासी मार्गों को सुनिश्चित करना, यानी कि हाथियों के लिए अलग से कॉरिडोर बनाना, ठीक है, हाथियों के प्रवासी मार्ग बनाना। तो उनके प्रवासी मार्ग अगर अलग होंगे तो फिर हम लोगों टकराव नहीं होगा, मनुष्य की जो वाहन है वो हाथियों से टकराएंगे नहीं, ठीक है ना। तो हाथियों के प्रवासी मार्ग का निर्माण करना, लगभग 88 कॉरिडोर, याद रखिएगा, लगभग अभी तक 88 हाथियों के कॉरिडोर को चिन्हित किया गया है, जिसमें से सबसे ज्यादा हाथियों के कॉरिडोर कहां पर मिल जाएंगे आपको, तो आप कहेंगे मेघालय में। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो एलिफेंट कॉरिडोर है वो कहां पर देखने को मिलेंगे आपको, तो आप कहेंगे मेघालय में देखने को मिलेंगे।
ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आजकल सबसे ज्यादा जो हाथियों के आवास को नष्ट किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कोयले के खनन को लेकर किया जा रहा है। तो कोयला खनन जितनी ज्यादा मात्रा में तीव्र गति से बढ़ रहा है उतनी ही तीव्र गति से हाथियों का आवास भी नष्ट हो रहा है। इसके बाद हाथियों की अप्राकृतिक कारणों से यदि मृत्यु हो रही है तो उस मृत्यु की जांच करना, पता लगाना, है ना, और उस समस्या का समाधान करना, ये सब एलिफेंट टास्क फोर्स का काम किया जाएगा। ये जो काम है ये एलिफेंट टास्क फोर्स करेगा और ये जो सूचना है वो प्रदान करेगा किसको किसको नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी को। बात समझ में आ रही है? एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं, एक बार हम लोग फिर से रिपीट करेंगे फटाफट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग ने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा अभी तक, एक बार रिपीट करेंगे। हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई। हाथी परियोजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार ही हाथियों के संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा और वन्य जीव के अधिकारियों को हाथियों के संबंध में ट्रेनिंग भी उपलब्ध करवाएगा। हाथी परियोजना का मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बताया है कि अवैध रूप से शिकारियों को रोकना, है ना, हाथियों को सुरक्षा प्रदान करना, हाथी के आवास को सुरक्षा प्रदान करना, हाथियों के लिए कॉरिडोर बनाना, है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रजनन केंद्र की स्थापना करना, चिकित्सीय देखभाल करना, ये सारी चीजें हाथी परियोजना के उद्देश्य में शामिल की गई थी। हाथी परियोजना का क्रियान्वयन अभी 28 राज्यों में से 16 राज्यों में किया जा रहा है। इसके बाद इस हाथी परियोजना में किनको संरक्षण प्रदान किया गया है, तो आप कहेंगे जंगली हाथी और पालतू हाथी, दोनों हाथियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके बाद सर्वाधिक हाथियों की संख्या कहां पर है, तो 27,875 हाथी वर्तमान में बताए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या आपकी कर्नाटक में है, इसके बाद असम, इसके बाद केरल, इसके बाद तमिलनाडु और 5वें नंबर पर आपका ओडिशा आ जाता है। हाथी की आबादी कम क्यों हो रही है, मैंने आपको बताया है ना, हाथी को मारा जाता है दांत के लिए। इसके बाद उनकी भूमि पर कब्जा किया जा रहा है। ये भूमि पर कब्जा करने से जो हाथी है वो मनुष्य के क्षेत्र में आ जा रहे हैं, तो टकराव हो रहा है, इससे मनुष्य को भी हानि हो रही है और हाथी भी मारे जा रहे हैं। इसके बाद हमने आपको बताया कि 1992 में जब हाथी परियोजना चलाई गई थी तो लगभग 15,000 हाथी थे, वर्तमान में 27,875 हाथी हैं। इसके बाद हाथियों की जनसंख्या में कमी लाने के लिए वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति ने सिफारिश करी भारत सरकार के से, और भारत सरकार ने सन 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित कर दिया। और विरासत पशु घोषित करने के पहले ही मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करके नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की तर्ज पर नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन अथॉरिटी का निर्माण किया गया और एलिफेंट टास्क फोर्स का भी निर्माण किया गया। एलिफेंट टास्क फोर्स, है ना, सभी आंकड़े उपलब्ध करवाएगा इस अथॉरिटी को और अप्राकृतिक कारणों से जो मृत्यु हो रही है, शिकार हो रहा है, उन सब पर पाबंदी भी लगाएगा। इसके बाद हमने आप बताया कि विस्तार से समझते हैं हाथी परियोजना का उद्देश्य, जिसको हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो इस पर भी हम लोग ने बात कर ली। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग मनाते हैं विश्व हाथी दिवस, है ना, और विश्व हाथी दिवस के मौका पर ही भारत सरकार ने सुरक्षा, है ना, सुरक्षा याद रखिएगा, सुरक्षा नहीं है, सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया। और सुरक्षा जो पोर्टल है वो हाथियों से संबंधित जो भी आंकड़े होंगे वो सारे आंकड़े, है ना, वेल प्लान तरीके से यहाँ पर उपलब्ध कराता है। अब इसके बाद हमने आपको बताया हाथी मेरे साथी अभियान। अब हाथी मेरे साथी अभियान पर हम लोग चर्चा अभी करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि समझिएगा, आपको पता है कि एशिया और अफ्रीका में ज़्यादा मात्रा में हाथी पाए जाते हैं। सुनते रहिएगा, इससे बेहतर कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ, तो सुनिएगा, एशिया और अफ्रीका में सबसे ज़्यादा हाथी आपके पाए जाते हैं। तो जहाँ पर हाथी सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं तो उनके संरक्षण को बढ़ाने के लिए, उनके संरक्षण को बढ़ाने के लिए, संवर्धित करने के लिए 8 देशों के मंत्रियों ने E8 एलिफेंट 8, है ना, एलिफेंट 8 नाम की क्या करी थी, बैठक करी थी, है ना, कहाँ पर, दिल्ली में। तो एलिफेंट 8 नाम की बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें एशिया और अफ्रीका के 8 देश शामिल हुए और उन्होंने कहा कि हम लोग को कोई ऐसे प्रोजेक्ट चलाने चाहिए जिससे हाथियों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। तो भारत में चलाया गया था हाथी मेरे साथी अभियान, जिसके तहत लोगों में हाथियों के प्रति जागरूकता को फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य था।
है ना। अब हाथी मेरे साथी अभियान क्वेश्चन है किसके द्वारा चलाया गया था, तो संयुक्त रूप से चलाया गया था पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय प्लस वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तहत ये दोनों मिलकर इस अभियान को चला रहे थे। अब यहाँ पर देखते हैं जो एलिफेंट एट नाम की जो बैठक हुई थी मंत्री स्तर की, उसमें कौन कौन से देश आपके शामिल हुए थे। तो उन 8 देशों के नाम आपको याद कर लेने हैं। पहला बोत्सवाना, फिर कांगो, भारत, इंडोनेशिया, केन्या, तंजानिया, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है ना। तो बोत्सवाना, कांगो, 3 3 2 5 2 7 और 1 8। ठीक है। तो बोत्सवाना, कांगो, भारत, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, थाईलैंड और तंजानिया। ये तंजानिका नहीं है, ये है आपका तंजानिया। किलिमंजारो है ना यहाँ पे पर्वत, तंजानिया। ठीक है ना। तो एक सेकेंड, हाँ, तो ये 8 देश शामिल हुए थे। ठीक है ना। तो इस मंत्री परिषद की बैठक, इस मंत्री सम्मेलन की या मंत्री स्तर की बैठक के बाद ही 2011 में हाथी मेरे साथी अभियान की शुरुआत की गई थी। अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, अब थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, है ना। हाथियों का जो अवैध रूप से शिकार किया जा रहा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हाथियों की संख्या में कमी आ रही थी, तब क्या हुआ बच्चे, तब साइट्स ने एक सम्मेलन किया। तब साइट्स ने क्या किया, अपना सम्मेलन किया और सम्मेलन करने के बाद कहा कि हम लोगों को हाथियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए। और उस प्रोग्राम का नाम था माइक, MIKE। MIKE इसका काम क्या था, जो अवैध रूप से हत्याएं की जा रही है, हत्या की जा रही किसकी, हाथी की, है ना, उसको मॉनिटर करना था। उसके आंकड़े इकट्ठा करने थे कि कहाँ पर हत्या ज़्यादा मात्रा में की जा रही है और उसका कारण क्या है। बात समझ आ रही है। तो माइक प्रोग्राम चलाया गया था साइट्स के द्वारा, और साइट्स आप जानते हो, साइट्स का जो गठन किया गया था वो IUCN की जब बैठक हुई थी, IUCN जान रहे हो ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर, है ना। तो IUCN की जब बैठक हुई थी, तो उसी बैठक में जब वॉशिंगटन सम्मेलन हुआ था, तभी साइट्स का गठन किया गया था। साइट्स का मुख्यालय अभी आपका स्विट्जरलैंड में है और IUCN का मुख्यालय भी आपका स्विट्जरलैंड में है। लेकिन IUCN का मुख्यालय ग्लैंड में है। कहाँ पर है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है ना। और जो साइट्स का हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोनों में अंतर है। तो चलिए इस पर हम लोग अभी थोड़ी सी बात करते हैं, बहुत सारे लोग को पता नहीं है ये बात। मैंने आपको बता दी कि अभी तक 88 एलिफेंट कॉरिडोर यानी हाथी प्रवासी मार्ग चिन्हित किए गए हैं। तो इसमें से सबसे ज़्यादा एलिफेंट कॉरिडोर कहाँ बनाए गए हैं, तो आप कहेंगे मेघालय में। इसके बाद हाथियों को तुरंत चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए और हाथियों के, है ना, प्रवासी मार्ग को सुरक्षा देने के लिए एलिफेंट विलेज की अवधारणा प्रस्तुत की गई। एलिफेंट विलेज की अवधारणा के तहत सबसे पहले एलिफेंट विलेज की स्थापना एशिया में सबसे पहले श्रीलंका ने की, इसके बाद दूसरे नंबर पे थाईलैंड ने की, और भारत ये तीसरा एशिया का ऐसा देश बन जाएगा जिसने एलिफेंट विलेज का निर्माण किया। और पहला एलिफेंट विलेज घोषित किया गया राजस्थान के जयपुर के कुंडा गांव को, राजस्थान के जयपुर के कुंडा गांव को याद रखना है आपको। इसके बाद भारत का पहला हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना हरियाणा में की गई। भारत के पहले हाथी पुनर्वास केंद्र की स्थापना हरियाणा में की गई। चलिए अगली बात करेंगे। तो मैंने जैसा कि आपको बताया एलिफेंट टास्क फोर्स के बारे में, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एलिफेंट टास्क फोर्स का नेतृत्व या गठन करने में सबसे ज्यादा भूमिका किसकी थी, तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर महेश रंगराजन की। अब हम लोग बात करेंगे माइक की। अब माइक समझना है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम है, याद रखिएगा। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोग्राम है और एक आपका माइक एशिया प्रोग्राम है। दोनों प्रोग्राम अलग अलग हैं, ठीक है ना, देखना है आपको। तो हाथी रिजर्व को सक्षम बनाने के लिए, हाथी रिजर्व को सक्षम बनाने के लिए जहां पर हत्या ज्यादा की जा रही है हाथियों की, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए माइक परियोजना की शुरुआत की गई। माइक का फुल फॉर्म है मॉनिटरिंग, मतलब देखना, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, याद रखिएगा, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, माइक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले हम लोग बात करेंगे, फिर एशियाई स्तर पर बात करेंगे। तो माइक का उद्देश्य क्या था, संरक्षण प्रदान करना, किसको, एशियाई और अफ्रीकी हाथी को संरक्षण प्रदान करना। माइक प्रोग्राम किसकी अवधारणा है, तो आप कहेंगे साइट्स की अवधारणा है। और साइट्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया 10.10, है ना, साइट्स ने एक रेजोल्यूशन पास किया 10.10। अभी 10.10 क्या है, कोप का, समझिएगा, कोप का
जो 1997 में सम्मेलन हुआ था, इसको कोप 3 के नाम से जान रहे हो आप लोग, तो 1997 में वही जापान में हुआ था। तो 1997 में जो कोप 3 सम्मेलन हुआ था, उसी में 10वां रेजोल्यूशन प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसके तहत माइक प्रोग्राम शुरू करने की बात कही गई थी। तो यहाँ लिखा है 10th कॉन्फ्रेंस साइट्स का जो 10वां सम्मेलन था, है ना, जिसको आगे चलकर कोप 3 कहा गया 1997 में, उसी के तहत ये माइक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी। याद रखना है। अब क्वेश्चन है साइट्स का फुल फॉर्म, ये तो सर ने आपको बताया ही है। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल, याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, है ना। फौना मतलब जीव जंतु, फ्लोरा मतलब पौधे। बात समझ आ रही है? तो फौना एंड फ्लोरा, पक्की बात है। तो फौना फ्लोरा, ठीक है, जीव जंतु और पौधे होगा। फौना मतलब क्या है, फ्लोरा मतलब क्या है, क्योंकि एक बार ईडियम फ्रेज आता है इंग्लिश में, बताइए, है ना। फौना क्या है? फौना जीव जंतु है कि पौधे हैं? फ्लोरा जीव जंतु है कि पौधे हैं? आप लोग बताइए, सोचिए, ठीक है। तो साइट्स का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, साइट्स का फुल फॉर्म याद कर लेना है। इसके बाद साइट्स की जो स्थापना है वो आपकी हुई थी 1 जुलाई 1975 को। ये 1 जुलाई जो 1975 लिखा है, इसमें साइट्स ने काम करना शुरू किया था, है ना, अपने जो रेजोल्यूशन थे उसको पास करना शुरू किया था। हालांकि साइट्स की स्थापना वॉशिंगटन सम्मेलन में हुई थी। IUCN का जो वॉशिंगटन सम्मेलन हुआ था, है ना, 3 मार्च 1973 में, उसी में साइट्स की स्थापना की गई थी और इसने काम करना शुरू किया था 1 जुलाई 1975 को। साइट्स का जो ऑफिस है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जबकि IUCN का स्थापना 5 अक्टूबर 1948 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। बात समझ में आ रही है? तो IUCN के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं माइक एशिया। हाथियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सन 2003 में माइक एशिया प्रोग्राम शुरू किया गया साइट्स के द्वारा। और माइक एशिया में, है ना, 2 रीजन के देश बुलाए गए, जिसमें एक था आपका साउथ एशिया के देश और एक थे आपके साउथ ईस्ट एशिया के देश। तो माइक एशिया जो प्रोग्राम है ना, उसमें साउथ एशिया के कौन कौन से देश शामिल हुए थे? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका। साउथ ईस्ट एशिया के कौन कौन शामिल हुए थे? कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। इसके तहत, है ना, इसके तहत टोटल 28 ऐसे क्षेत्र चिन्हित किए गए थे। माइक एशिया प्रोग्राम के तहत टोटल 28 क्षेत्र ऐसे चिन्हित किए गए थे जहां पर हाथियों को अवैध रूप से मारा जा रहा था। तो उनको बचाने के लिए, हाथियों को जो अवैध रूप से मारा जा रहा था, उन 28 क्षेत्रों को चिन्हित किया गया, जिसमें से 28 में से, इन सभी देशों के 28 क्षेत्रों में से 10 क्षेत्र अकेले भारत में ही पाए गए। तो इंडिया में कितने क्षेत्र पाए गए? 10 ऐसे क्षेत्र पाए गए। अगर आपसे पूछा जाए एशिया, माइक एशिया का प्रोग्राम का ऑफिस कहाँ पर है, माइक एशिया प्रोग्राम का ऑफिस कहाँ पर है जो ये काम करता है, तो आप कहेंगे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। अब हमारे पास प्रश्न ये है कि इंडिया के वो 10 क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पे माइक प्रोग्राम चलाया जा रहा है ना। तो 10 क्षेत्र हमने यहाँ पर पहले से लिख रखे हैं, बस आपको आंसर बताना है। जैसे आप देखेंगे चिरंग रिपु और ढंग पटाक, ठीक है ना। तो चिरंग रिपु और जो ढंग पटाक है ना, या पटकी है, चिरंग रिपु और जो ढंग पटकी है, ये दोनों क्षेत्र कहाँ के हैं? तो आप कहेंगे असम के। ये दोनों क्षेत्र आपके असम के हैं। वायनाड आप जानते हैं केरल में आएगा, और जो शिवालिक है ये आपका उत्तराखंड में आएगा। जो शिवालिक है ये आपका कहाँ पर आएगा? उत्तराखंड में आएगा। इसके बाद नीलगिरी तमिलनाडु में। नीलगिरी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए माइक प्रोग्राम कहाँ कहाँ चला रहे हैं, माइक प्रोग्राम आपके इन क्षेत्रों में चलाए जा रहे हैं। 10 क्षेत्र हैं और 10 क्षेत्र के राज्य याद कर लीजिएगा। असम के 2 हैं। मैसूर आप जानते हो ये क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? आपका कर्नाटका में। मयूरभंज आपका उड़ीसा में पड़ेगा। गारो आपका मेघालय में है। गारो कहाँ पर है? मेघालय में है। और इसके बाद जो पूर्वी द्वार है ना, ये आपका कहाँ पर है? तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद देवमाली कहाँ पर है? तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये 10 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर माइक प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जहां पर हत्याएं ज़्यादा मात्रा में की जा रही हैं। किसकी? हाथियों की। तो बताइए यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे ना, तब आपको लगेगा अरे यार सर ने पढ़ाया था वहीं से आ गया पेपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको माइक प्रोग्राम के बारे में बताया। अब हम लोग यहाँ पर हाथी रिजर्व की बात करेंगे, ये लास्ट है, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हाथी रिजर्व की। तो आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पर 33 के 33 हाथी रिजर्व लिख रखे हैं। अब आपको बताना है कौन सा हाथी रिजर्व कहाँ पर है। फटाफट से अपना दिमाग लगाइएगा और सोचिएगा।
जैसे ये लिखा है मयूर झरना और पूर्वी डोर्स, पूर्वी डोर्स को ही कहते हैं पूर्वी द्वार, ठीक है ना। तो ये दोनों कहाँ पर है, तो आप कहेंगे ये है पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ पर है, तो ये है आपके पश्चिम बंगाल। इसके बाद उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व, उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व ये आपका उत्तर प्रदेश में ही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए उत्तर प्रदेश में ही है, कि अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे सबसे ज्यादा हाथी रिजर्व कहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा हाथी रिजर्व कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सबसे छोटा हाथी रिजर्व कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए, तो सिंहभूम, सिंहभूम हाथी रिजर्व आपका झारखंड में है। सिंहभूम हाथी रिजर्व आपका कहाँ पर है, झारखंड में है। शिवालिक हाथी रिजर्व आपका उत्तराखंड में है। शिवालिक हाथी रिजर्व आपका कहाँ पर है, तो आप कहेंगे उत्तराखंड में है। इसके बाद मयूरभंज महानदी और संबलपुर, मयूरभंज महानदी और संबलपुर ये दोनों, ये तीनों आपके कहाँ पर है, ये तीनों हाथी रिजर्व आपके उड़ीसा में है। मैसूर आपका कर्नाटक में है, मैसूर कर्नाटक में है। और इसके बाद जो डांडेली है ये भी आपका कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में आपके हो गए 2, उड़ीसा में हो गया आपके 3, ठीक है। लेमरू हाथी रिजर्व और बलखोल, बदलखोल, तिमोर पिंगला ये दोनों आपके हो जाएंगे छत्तीसगढ़, ये दोनों हो जाएंगे आपके छत्तीसगढ़। और लेमरू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छत्तीसगढ़ में भी हो गए 2। फिर इसके बाद सोनितपुर, आपने सोनितपुर मॉडल भी सुना होगा, मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए सोनितपुर मॉडल का विकास किया गया था। तो सोनितपुर, दिहांग पटकाई, कार्बी आंगलोंग ये काजीरंगा है ना, धनसरी लॉन्गडिंग, चिरांग रिपू है ना। तो ये सारे के सारे यहाँ से लेकर आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, चिरांग रिपू तक, ये सब आपके कहाँ पर है, असम में। और असम में कुल कितने हाथी रिजर्व हो जाएंगे, तो असम में हो जाएंगे 3 और 2 5, ठीक है। असम में कुल कितने हाथी रिजर्व हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 5 हो जाएंगे। फिर कामेंग और दक्षिणी अरुणाचल हाथी रिजर्व, कामेंग और दक्षिणी अरुणाचल हाथी रिजर्व जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ये क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, 19 हो गए। इसका इटंकी और सिंगफन ये इंपॉर्टेंट है, इटंकी या इंटकी भी कह सकते हैं, इंटकी और सिंगफन जो हाथी रिजर्व है ये आपके नागालैंड में। कहाँ पर है ये दोनों हैं आपके नागालैंड में। फिर गारो हिल कहाँ पर है हाथी रिजर्व, तो आप कहेंगे मेघालय में, मेघालय में। तो नागालैंड में हो गए आपके 2। अगस्त्यमलाई, अन्नामलाई, श्री विल्लिपुथुर है ना, नीलगिरी और कोयम्बटूर ये सारे के सारे हैं आपके तमिलनाडु में। ये सारे हाथी रिजर्व कहाँ पर हैं आपके तमिलनाडु में, है ना। और तमिलनाडु में कुल कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 6 हाथी रिजर्व हो जाएंगे, 2 2 4 सॉरी 5 हो जाएंगे। तमिलनाडु में हो जाएंगे 5 हाथी रिजर्व, ठीक है। इसके बाद वायनाड, नीलांबुर, अन्नामुडी, पेरियार ये 4 हो जाएंगे आपके केरल में, ये 4 हो जाएंगे आपके केरल में। इसके बाद रॉयला जो हाथी रिजर्व है ये आपका आंध्र प्रदेश में है। और ये जो तराई लिखा हुआ है ये 33वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया, 33वां हाथी रिजर्व घोषित किया गया, 2022 में घोषित कर दिया गया था अंत में। और ये भी आपका कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 2 हो गए, एक आपका उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व हो गया और एक आपका तराई हाथी रिजर्व हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। तो अब देखेंगे सबसे ज्यादा, अब यहाँ पे क्वेश्चन है सर्वाधिक हाथी रिजर्व कहाँ पर है, सर्वाधिक हाथी रिजर्व कहाँ पर है। इसके बाद दूसरा, क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ पे 2 प्रश्न हो जाएंगे, सबसे बड़ा हाथी रिजर्व, सबसे बड़ा हाथी रिजर्व, और दूसरा हो जाएगा सबसे छोटा हाथी रिजर्व, सबसे छोटा हाथी रिजर्व। एक क्वेश्चन और भी देता हूं, पहला हाथी रिजर्व किसको घोषित किया गया, पहला हाथी रिजर्व किसको घोषित किया गया। चलिए क्वेश्चन बताएंगे जल्दी से, पहला हाथी रिजर्व किसको घोषित किया गया, जल्दी से बताएंगे स्पीड से, कुछ क्वेश्चन के आंसर आप भी बताएंगे जल्दी से। माइक प्रोग्राम बेटा याद रखिएगा सारे।
सबसे बड़ा हाथी रिजर्व का आंसर आ गया है मैसूर। मैसूर एलिफेंट रिजर्व। सर्वाधिक हाथी रिजर्व आपके बता दिया, तमिलनाडु में 5 है और असम में 5 है। असम में 5 है ना? तमिलनाडु में कितने हैं? तमिलनाडु में 5 है और असम में 5 है। असम कहाँ है बेटा? तमिलनाडु 5 होंगे और असम 5 होंगे। सोनीतपुर असम 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसके सबसे छोटा हाथी रिजर्व और पहला हाथी रिजर्व। सबसे छोटा रिजर्व, हाथी रिजर्व का आंसर नहीं आया किसी का। चलिए मैं बता देता हूँ। सिंगफन, सिंगफन एलिफेंट रिजर्व लगभग 23 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, ये पहला वाला बताइए, पहला वाला। फर्स्ट टाइगर रिजर्व, सॉरी फर्स्ट एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया। चलिए, अरे भाई तुमने यहाँ पर देखा था ना, हमने सबसे पहले लिखा था सिंहभूम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा होगा सिंहभूम टाइगर रिजर्व। ये लिखा हुआ है, ये सिंहभूम टाइगर रिजर्व, यही है, सॉरी सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, यही आपका पहला आपका एलिफेंट रिजर्व है। आप सही आया सबका, बहुत बढ़िया। तो 26 सितंबर 2001 है ना। चलिए, तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर हम लोग की क्लास कंप्लीट होती है। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए। हाँ पीडीएफ मिल जाएगी भाई, सब पीडीएफ 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 चे 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 चे, बस पीडीएफ के लिए परेशान। अरे भाई पीडीएफ अभी पढ़ाया तो दे ही देंगे ना हम आपको पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए जितना डेटा हम लोग के पास था वहाँ पे सारा हमने कंप्लीट करने की कोशिश करी है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। और बाकी अब छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं नहीं कि हाथी की गर्भावधि कितनी होती है, हाथी की गर्भावधि कितनी होती है। तो आप कहेंगे कि 630 से 660 दिन की, 630 से 660 दिन की, यानी औसतन 22 माह, औसतन 22 सप्ताह, सॉरी 22 माह नहीं, 22 सप्ताह। ठीक है, 22 सप्ताह, ठीक है। और इसके बाद जीवन काल 70 वर्ष के आसपास होता है, जीवन काल 70 वर्ष के आसपास होता है। यदि हाथियों के झुंड की बात करें तो झुंड का नेतृत्व कौन करता है? हाथियों के झुंड का नेतृत्व कौन करता है? तो आप कहेंगे मादा हाथी। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी में कि हाथियों के संबंध में जानकारी दीजिए, तो हाथियों के झुंड का नेतृत्व मादा हाथी करती है। जो बुजुर्ग मादा हाथी होती है वही उसका नेतृत्व करती है। ठीक है, और ये 22 सप्ताह होगा कि 22 माह होगा? 22 सप्ताह तो बहुत कम हो जाएगा ना, ये तो 22 सप्ताह हो जाएगा, एक सप्ताह में 7 दिन, तो ये 22 माह होना चाहिए ना, ये 22 माह होगा, सॉरी ये हो जाएगा 22 माह, औसतन 22 माह, है ना। ठीक है, ये 22 माह है, ठीक है, तभी तो 630 से 660 दिन जाएगा। ठीक, तो ये हाथी गर्भावती, ये 3 प्रश्न ऐसे यूपीपीएससी में पूछे गए थे, तो फिर मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। चलिए, तो फाइनली इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, तो इतना आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और ये सारी डेटा याद करके जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।